afternoon to all. आज नारायणा IAS एकेडमी के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर गेस्ट आदरणीय मनोहर चंद्रिकापुरे सर, जो कि अर्जुनी मोरगांव बूंदिया डिस्ट्रिक्ट से आमदार है, मनोज धनविजय जी जो कि ACS है नागपुर में, मंगेश वरेकर जो कि काकोली शहर के यू है, और अतुल परचुमकर जी जो यहाँ पे डायरेक्टर है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट UPSC, कुछ स्टूडेंट MPSC इस प्रकार से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग UPSC के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले सोचते हैं तो UPSC एक मैराथन की तरह है, जिसको हम लोग को एक स्टेडी पेस में हम लोग को उसको दौड़ते रहना है। एक बैंक का एग्जाम होता है, कोई दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जैसे IIT JEE का एग्जाम होता है या बैंक का एग्जाम होता है, वो सब एग्जाम वो स्प्रिंट की तरह भी अपन पास कर सकते हैं। 2 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और उसको हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन UPSC में वो स्प्रिंट वाला काम नहीं है। इसमें आपको स्टेडीली एक स्टेडी बेस के साथ आपको कम से कम 1 साल तो पढ़ना ही है, और 1 साल प्रीलिम्स से पहले, मतलब प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक करते जाएंगे। अगर फाइनल होते होते अराउंड 2 साल, जो कि बेसिक मिनिमम बेस्ट स्टूडेंट भी जो रहेगा वो एटलीस्ट 2 ईयर्स उसको UPSC का प्रिपरेशन करना है। और मैराथन में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग UPSC का प्रिपरेशन करते हैं तो फैटिग बीच में आता है या फिर फ्रस्ट्रेशन बीच में आता है, बीच में माइंड और बॉडी दोनों एग्जॉस्ट होती है, लेकिन स्टिल हम लोग को वो कंटिन्यू रखना जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि वो दौड़ कितनी लंबी होने वाली है आपको आज नहीं पता है। आप जब शुरू कर रहे हैं तो आपकी मेहनत और आपका किस्मत ये दोनों डिसाइड करेंगे कि आपकी जो रेस है वो कितनी लंबी होने वाली है। वो हो सकता है कि 1 ही साल की हो, 1 साल मतलब कि 2 साल, प्रीलिम्स से पहले 1 साल और फाइनल से पहले 2 साल, या 3 साल की हो या 4 साल की हो। लेकिन अल्टीमेटली जो भी स्टूडेंट स्टेडीली पढ़ता रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट फ्रस्ट्रेट हुए या अपना पेशेंस हुए, वो जरूर सक्सेसफुल होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और जो लोग फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते या छोड़ देते तो वो तो अच्छे हैं, जिन्होंने मान लीजिए 2 साल तैयारी की और छोड़ दिया, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन जो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ते भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है, बस ऐसे ही लगे रहते हैं, उन लोग का साल भी वेस्ट होता रहता है और सिलेक्शन भी नहीं होता। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए आपने तैयारी चालू किया, 3 महीने अच्छे से पढ़ा, 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर 4 महीने के बाद आपने सोचा कि मैं कोई जॉब भी कर लेता हूँ या फिर घर का कोई काम भी कर लेता हूँ, या एक बार क्वालिफाई नहीं होने के आपने सोचा कि आपने कोई जॉब साथ में उसमें जोड़ लेता हूँ, तो फिर आपका क्या होता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। और वो जो टाइम आता है जब आपको सेलेक्ट होना चाहिए, जब आपका राइट टाइम है, उस टाइम पे आप लोग बैकआउट भी नहीं करते, लेकिन अपना 50% एनर्जी दूसरी चीज में देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैराथन की तरह कि जिस पेस में आपने शुरू किया है उसी पेस में आपको आपके मंजिल तक पहुंचते समय आपको उसी पेस में तैयारी करते रहनी है। और जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि आपका अंदर प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग से मेरा मतलब है कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो भी आपको पढ़ना है और जिस तरीके से पढ़ना है और जो भी चीज़ें करनी है वो करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो आपको पूरा प्लान बनाना जरूरी है। ऑफ कोर्स कोई भी स्टूडेंट रहेगा 1 साल का
स्ट्रेटेजी लेके चलेगा, चाहे उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो बोलेगा नहीं कि मेरे को अभी थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। हर कोई यही चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट है क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी बेस्ट एनर्जी रहती है, और कोई सेकंड अटेम्प्ट में भी कर रहा है मान लीजिए, या थर्ड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर रहा है, तो एक्चुअली उसने फर्स्ट अटेम्प्ट सही से नहीं दिया होता, तो बेसिकली उसका वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही रहता है जो सही अटेम्प्ट है। तो आपको 1 साल का स्ट्रेटेजी लेके चलना है, और 1 साल का स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी कि आप लोग स्ट्रेटेजी बनाएं, और सिलेबस देखते हुए आप लोग स्ट्रेटेजी बनाएं। उसका कारण है कि हम लोग जब एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं, यूपीएससी की तैयारी चालू करते हैं, तो स्ट्रेटेजी कभी भी नहीं बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेटेजी पूछते हैं दूसरे से कि स्ट्रेटेजी क्या है, पूछते हैं, सुन लेते हैं, वीडियो में सुन लेते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते भाई ये 1 साल में क्या क्या पढ़ना है और कब कब पढ़ना है, और उसका टाइम फ्रेम क्या है, वो रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। कभी कभी तो बहुत लोग ओवर एम्बिशियस भी हो जाते हैं कि मुझे योजना भी पढ़नी है, गुरुकुल भी पढ़नी है, प्रलय भी पढ़ना है, 4 विषय भी पढ़ना है, ये सारी किताबें भी पढ़नी है, बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें भी ले आते हैं। अच्छा, वो अपने को सही तरीके से आंकते भी नहीं है कि मैं ये कर भी सकता हूँ क्या। एक वो किताब आती है दत्त सुंदरम इकोनॉमिक्स की किताब, इतनी मोटी किताब आती है, वो भी ले आते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ले आते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मोटी मोटी किताबें लाके, और न्यूज़पेपर जो सोचते 4 न्यूज़पेपर तो पढ़ने हैं कम से कम एक दिन में, और मैगजीन पढ़ने और नोट्स पढ़ने और बाकी के लिए जो मटेरियल आ रहा है वो सब पढ़ना है। लेकिन कब पढ़ना है और कितने पढ़ना है ये कभी नहीं सोचते, और वो उनके लिए पॉसिबल भी है क्या। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके अंदर ये डर बैठा होता है कि भाई ये मैं कर पाऊंगा या फिर इसकी स्ट्रेटेजी कौन बनाए। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए कि भाई मुझे 1 साल में क्या क्या पढ़ना है। कोई भी चीज आप करेंगे, आप कोई बिजनेस चालू करते हैं या दुकान चालू करते हैं या कोई कंपनी चालू करते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। तो फिर यूपीएससी एग्जाम देने से पहले स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाते, डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई कोई और मेरे को स्ट्रेटेजी बता दे, कोई और मेरे को बुक बता दे, कोई और बता रहा है ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है कि एक सबका सुनने के बाद एक पेपर और पेन लेकर आप अपनी स्ट्रेटेजी 1 साल में आपको कौन सी किताबें पढ़नी है और कितने टाइम पीरियड में पढ़नी है और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और कौन से लास्ट तक क्वेश्चन पेपर करने हैं, कौन सा टेस्ट सीरीज करना है, सब मिलाकर आप 1 साल में किस टाइम फ्रेम में करेंगे ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। और इसमें रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से बताइए, कीजिए, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। जो आप रहे हैं, पास में रहे हैं, हो सकता है आपका किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड हो, किसी का साइंस बैकग्राउंड हो, किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड हो, किसी का कुछ बैकग्राउंड हो, आपके हिसाब से आप 1 साल में क्या क्या पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से फिर आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, थोड़ा उसका मैथमेटिक्स लगाइए और साल भर का स्ट्रेटेजी बनाइए। और मैं कह रहा हूँ कि 95% से भी ज़्यादा बच्चे ये भी नहीं करते, वो ये भी नहीं करते कि वो प्लान को बनाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। क्योंकि उनको जब भी वो सिलेबस देखने जाते हैं तो सिलेबस जब देखते हैं तो उनको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सिलेबस के बाद तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि क्वेश्चन पेपर ही बहुत डिफिकल्ट है। फिर कोई लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कुछ लोगों का रिव्यू पढ़ते हैं तो वो डर जाते हैं, और वो डरने की वजह से उनको लगता है कि कोई ना कोई मेरे को बता दे क्या क्या पढ़ते हैं, कोई एक मेरे को चाबी दे दे जिससे वो पूरा ताला खुल जाए। लेकिन कोई एक चाबी है नहीं ताला खोलने की, वो मेहनत का काम है। इसलिए सबसे पहले वो मन के डर को हटाकर जरूरी है कि आप बैठे 3 दिन 4 दिन इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झाके, सिलेबस पढ़ें और सिलेबस के हिसाब से कौन सी किताबें आपको पढ़नी है पूरा लिख के रखें, और साल भर में आप कितने घंटे पढ़ेंगे, आपके पास कितना टाइम पीरियड है, कितनी देर आप कोचिंग कर रहे हैं, कितनी देर आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज जा रहे हैं, कितना देर आप घर पे दे रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो कितना देर जॉब में दे रहे हैं, तो कितना टाइम बच रहा है, और इतना टाइम बचने के बाद वो पॉसिबल है क्या, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या क्या कट आउट करना है अपनी लाइफ में।
जिससे आप उतने घंटे निकाल सके कि ये 1 साल में ही हो सके। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने को स्ट्रेटेजी प्लान आउट करें, कागज पेन से लेके। दूसरों का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। आप दूसरों का पढ़ के अपना स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। उसका प्रिंट आउट मत निकालिएगा ब्लॉग से डाउनलोड करके, आपका लिखना, उसका भले ही पढ़ लेना, लेकिन अल्टीमेटली आपने लिखना है। आपके पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे द हिंदू आता है कि नहीं आता है। दिल्ली वाले तो द हिंदू पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कब आता है, कौन सा न्यूज़पेपर आता है, हाँ नेक्स्ट डे आता है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि उनका स्ट्रेटेजी से अपना स्ट्रेटेजी कॉपी ना करते हुए अपना स्ट्रेटेजी हम लोग खुद बनाएंगे। और आपके पास कितने साल बाकी है अभी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हो सकते हैं फर्स्ट ईयर में हो, किसी को 2 साल बाद देना है, किसी को 3 साल बाद देना हो, किसी को इमीडिएटली देना है। तो उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। और एक बार आपका साल भर का जो स्ट्रेटेजी बनता है, तो सेकेंडली फिर आपने डेली का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, डेली का शेड्यूल बनाना चाहिए, जो भी बहुत लोग नहीं बनाते, या फिर बनाते हैं तो 10 दिन 15 दिन बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो डेली का प्लान आपको साल भर बनाना जरूरी है, विदाउट फेल। चाहे आप कितने भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, चाहे आप कितने भी डिप्रेस हो, चाहे आप कितने भी टेंशन में हो, या फिर आप कितने भी खुश हो, आपके घर में शादी का माहौल हो, गणपति का माहौल हो, आपको डेली का प्लान तो बनाना है। क्योंकि एक बात आप लोग ये ध्यान रखें कि जब तक आप डेली का प्लान नहीं फॉलो कर पाएंगे, तब तक आप साल भर का कोई प्लान फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपका जो साल भर का प्लान है पूरा, वो कंप्लीट करने का, कोर्स कंप्लीट करने का, वो तभी पूरा होगा जब आपका डेली का टाइम टेबल फॉलो होगा। और अगर साल भर का प्लान फॉलो नहीं होगा तो एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा। इन दी एंड वो एक ऐसी रेस हो जाएगी जो आपने 60% कवर की है, 70% कवर की है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डेली का प्लान आपको बनाना जरूरी है। इसके लिए आपका जो साल भर का प्लान है, उसके हिसाब से आपने ये सोचना चाहिए कि कल जो दिन आने वाला है उसमें मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस टाइम फ्रेम में पढ़ने हैं। और क्योंकि जो एग्जाम होता है वो 3-3 घंटे का होता है, मेन एग्जाम 3-3 घंटे का होता है, प्रीलिम्स एग्जाम 2-2 घंटे का होता है। तो मेन एग्जाम के हिसाब से अगर आप प्लान करते हो तो 3-3 घंटे को आपको दिन में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्निंग 6 से अगर आप पढ़ना चालू करते हो तो 6 से 9 आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट के बाद मान लीजिए 10 से 1 आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। देन 2 से 5 आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देन न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर के लिए 1 या 1.5 घंटे। इस प्रकार से आपको 10 घंटे के आसपास का आपका पढ़ाई का शेड्यूल एक दिन पहले बनाना चाहिए और उस पढ़ाई के शेड्यूल को आपको फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का एक चैप्टर है, आपको पढ़ना है। आपने बोला कि मुझे 3 घंटे में पढ़ना है, 6 से 9 में पढ़ना है। तो आप 6 से 9 में जब आप एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी पे, तो वो चैप्टर एक्चुअल में आप कंप्लीट भी कर लेंगे। और शुरुआत चल रही होगी तो हो सकता है 90% कंप्लीट भी कर लेंगे। और अगर आप खुद को टारगेट देंगे कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद मुझे ज्योग्राफी का कुछ पढ़ना है, उसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स का कुछ पढ़ना है, ऐसा एक वेग टारगेट देंगे तो हो सकता है कि आप शुरू करेंगे हिस्ट्री से और हिस्ट्री से आपको पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा और वो आप न ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे ना इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे। तो वैसे आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। क्योंकि आप अपने माइंड को जब टारगेट देते हैं तो वो टारगेट को आप फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट लेस, अगर आप एक सोच लेंगे कि बस मुझे ये पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, ये नहीं सोचेंगे तो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। और अगर आपने सोचा कि 6 से 9 में ये पढ़ना है तो वो पढ़ भी लेंगे और उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने 6 से 9 में सोचा कि मुझे 100% एक चैप्टर पढ़ना है, अगर वो 90% हुआ तो 10% आप बाद के लिए नेक्स्ट डेट में छोड़ सकते हैं। फिर आपने 10 से 1 में सोचा कि मुझे ज्योग्राफी का पढ़ना है और वो ज्योग्राफी का चैप्टर अगर आपने वो टारगेट सोच के पढ़ा है तो फिर आप उसको कंप्लीट भी करेंगे। और अगर आप टारगेट सोच के नहीं पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप दोबारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि कोर्स आपका कंप्लीट ना हो। अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब आप
पढ़ रहे हैं 3-3 घंटे में, तो मैंने जैसा बताया कि एग्जाम आपका 3 घंटे का है और 3 घंटे में आप अपने आप को एक एम्बिशियस टारगेट दे रहे हैं, तो उस समय पे सबसे पहले क्या होता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका वो टारगेट पूरा होगा। जैसे एग्जाम में होता है, एग्जाम के लिए जैसे यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे मुश्किल एग्जाम है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं चाइना वाला ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल एग्जाम इसलिए बोलते हैं कि जो मेन एग्जाम जो होता है वो कंटिन्यूस 5 दिन चलता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, और 3-3 घंटे का होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई भी करते हैं, जो पूरी तैयारी भी करके जाते हैं, ओनली बिकॉज वो पैटर्न ऐसा है कि सुबह 3 घंटा, दोपहर 3 घंटा, सुबह 3 घंटा, दोपहर, ऐसा 5 दिन चलता है टेस्ट मैच की तरह, तो वो उस एग्जाम में बीमार हो जाते हैं, चलते बीमार हो जाते हैं। कभी सर्दी हो जाती है, कभी थकान हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है। बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस उससे कम होता है क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी की, लेकिन उनको 3-3 घंटे ऐसे बैठने की आदत नहीं है, 3-3 घंटे कंटिन्यूसली। इसलिए आप तैयारी भी जब कर रहे हैं साल भर 2 साल, तो आप अभी से ही 3-3 घंटा बैठना चालू कीजिए, जैसे एग्जाम में बैठना है। एग्जाम में आपको जब बैठना है तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है, कुछ नहीं सोचना है। आप एग्जाम में मान लीजिए बैठ रहे हैं तो आप ये सोचेंगे नहीं ना किसी का फोन आया क्या, किसी का मैसेज आया क्या, व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, फेसबुक पे कौन सा मैसेज आया, ये तो आप नहीं सोचेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार नहीं बनी, ये भी नहीं सोचेंगे। या घर में किसकी शादी हो रही है, किसकी शादी नहीं हो रही है, या मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। एग्जाम में आप सोच सकते हैं क्या? आप एग्जाम में बैठेंगे तो सोचेंगे कि मेरा यूपीएससी क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, या फिर हो गया तो मैं आईएएस होगा कि आईपीएस होगा, ये भी नहीं सोचेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, ये भी नहीं सोचेंगे मैं सिलेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं सोचेंगे। वैसे ही आपने ये अभी भी करना है, आपने केवल यही सोचना है कि वो जो चैप्टर है वो मुझे पूरा करना है और उस कॉन्सेंट्रेशन का पढ़ना है, तो आपका 3 घंटे में वो कंप्लीट होगा और आपका कोर्स जो है 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विदिन 6 मंथ पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ेंगे, प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। और 3 घंटे जब आप फोकस होकर पढ़ते हैं तो एग्जाम की आपकी तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जब आप खुद को प्रेशराइज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आप मोबाइल छोड़ देंगे, आप इवन हो सकता है कि पानी भी ना पिए 3 घंटे में, तो धीरे धीरे जाके आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको रियलाइज होगा कि ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 मंथ आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ चुका है। लोग आपसे जब बात करें तो आप ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं और साथ ही में आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। मेमोरी पावर कैसे बढ़ती है? जब आप 3 घंटे पढ़ते हैं, फिर दूसरा 3 घंटे पढ़ते हैं, फिर तीसरा 3 घंटे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और अगर आपने जब आप बेड पे जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, और अगर आपने थोड़ा सा अपने मन में विचार किया कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या पढ़ा, इस किताब को खोलना नहीं, इतना भी ध्यान में आ रहा है कि सुबह को हिस्ट्री में ये पढ़ा था, ज्योग्राफी में ये पढ़ा था, ये इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था, न्यूज़पेपर में जितना भी आ रहा है, ऐसा बस मतलब सोच नहीं डालते हुए जो इजीली सिंपली जो दिमाग में रिकॉल हो रहा है उसको एक बार रिकॉल के लिए 10-15 मिनट केवल थोड़ा सा आंखें बंद करके, सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ही है वो, लेकिन वो उस प्रकार का मेडिटेशन नहीं है जब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो उससे आपका ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है। तो क्या आप रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल क्या कर रहे हैं, तो आपने एक बार पढ़ा। तो इस हिसाब से आप लोग अगर डेली का प्लान बनाएंगे और डेली का प्लान बनाते बनाते अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो सिलेबस है जो आपने साल भर का बनाया है वो आपका इजीली कवर होगा। और दूसरी बात, आप 6 महीने में एक बार कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका एक सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन, 4 बार रिवाइज करना, मतलब 3 बार रिवाइज और 1 बार पहली बार पढ़ना, टोटल 4 बार पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को, तो आपको वो याद रहेगा। तो एटलीस्ट प्रीलिम से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 बार मैं उसको पूरा पढ़ लूँ, तब जाके आपको पूरा याद रहेगा। और दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय फर्स्ट टाइम में जब आप नई चीज़ पढ़ते हैं तो नई चीज़ जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसको मेमोराइज नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए नया है, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं उसको मेमोराइज कर लूँ। उसमें तो हो सकता है आपको 50% समझ में आए और 50% नहीं समझ में आए। तो मेमोराइज करने का आपने प्रयत्न नहीं करना है, आपको केवल
उसको पूरा पढ़ना है, प्लेन रीडिंग। क्योंकि जितना भी आप मेमोराइज करेंगे उतना कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं याद रहने वाला, क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़ा सिलेबस है और सिलेबस इतना बड़ा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ नया पूछा जा सकता है। और हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, जैसे पूछते हैं वो लोग, तो आपने मेमोराइज किया है तो भी गलत है। आपको बस एग्जाम में इतना ध्यान रहेगा कि मैंने पढ़ा है, बस इतना ही है, ये टॉपिक पढ़ा है, क्या है उसका मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप मेमोराइज ना करें, क्योंकि मेमोराइज आपको काम में नहीं आता। आप उसको समझिए, जितना समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेमोराइज करके समय खराब करने कोई मतलब नहीं। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करके, बुक्स का इस्तेमाल करके, किसी से पूछ के, जैसे भी करके जो भी पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। और प्लेन रीडिंग होनी चाहिए, वहाँ पे बार बार उसको बार बार छोटे की तरह बोल के कुछ फायदा नहीं है। प्लेन रीडिंग कैसे सिंपल रीडिंग होती है, जैसे हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, जैसे विदाउट टेंशन पढ़ता है ना कोई, विदाउट टेंशन कोई आप नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं, बस समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया तो फिर समझ रहे हो उसको, वैसा पढ़ना है। फर्स्ट टाइम वैसा पढ़ना है, फिर सेकंड टाइम फिर उसको आपने जो उसमें कुछ अंडरलाइन किया होगा, कोई नोट बनाया होगा, उसको फिर आपको रिवाइज करना है। फिर थर्ड टाइम फिर रिवाइज करना है, फिर फोर्थ टाइम एक बार फिर रिवाइज करना है। ऐसे 4 बार अगर आप प्लेनली उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के 1 and 2 ओनली, 1 2 3 and 1, ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रीडिंग करके, मेमोराइज करके वो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत बार जब पेपर होता है, प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर, तो लोगों की शिकायत होती है कि बहुत मुश्किल पेपर बना है। एक्चुअल में वो पेपर हमेशा से मुश्किल है, और हमेशा से ही यूपीएससी पेपर ऐसा ही आता है। लेकिन जो लोग एक बार पढ़ लेते हैं या फिर शुरू कर रहे होते हैं तो उनको मुश्किल लगता है। लेकिन आप 4 बार पढ़ेंगे, एक ही किताब को 4 बार पढ़ेंगे तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी। और 4 बार पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप कम पढ़ें, बहुत सारा 4 बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए किताबें डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और एक बार आपने बुक डिसाइड कर ली तो आपने दूसरा बुक नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे वो बुक कितनी भी अच्छी। आपने एक बुक से पढ़ लिया मान लीजिए, और उसके बाद एक और बुक आ गई, आपको लगा ये भी अच्छी है तो ये टॉपिक इससे भी पढ़ लें, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर आपको इसको भी रिवाइज करना है, उसको भी रिवाइज करना है, उसका रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम पढ़ना, और आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको अच्छे समझ में आ रहा है ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, हर किसी का पूरे तो सिलेबस में तो सब कुछ है, कोई तो आपको अच्छा लगेगा, कोई खराब लगेगा, तो जो खराब लगेगा उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड बुक और स्टैंडर्ड मटेरियल आप डिसाइड करके उसको बांटना सकते हैं। जैसे कि मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और खासकर उसमें से ये मिनरल कहाँ मिलता है, वो मेटल कहाँ मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलता है, वर्ल्ड में कहाँ मिलता है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो कतई मुझे पसंद नहीं आता था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो अब इसमें अगर मैं मान लीजिए कि वो कोई बुक आती है मार्जिन की, स्पेक्ट्रम की, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ूंगा अगर मैं इसमें, तो मुझे कुछ समझ में आने वाला नहीं है और मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैं इसमें केवल एनसीईआरटी पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें वैसे भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा, तो अब उसमें मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। कम से कम मैं कॉन्फिडेंट तो रहूँगा ना कि मुझे जो पढ़ा है उनका तो समझ में आया है। तो मैंने कहा कि मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी को ही मैंने 4 बार पढ़ा, प्लस मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और भी एक तो किताब में भी 2-3 पेजेस वगैरह उसका नोट्स बना दिया। तो अल्टीमेटली जब मैं चौथी बार रिवाइज कर रहा था तो आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे चौथी बार जब मैं रिवाइज करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 4 पेजेस थे, पूरा ज्योग्राफी के मिला के ओनली 4 पेजेस जो मेरे हाथ से लिखे, टाइपिंग वाले भी 4 पेजेस नहीं, हाथ से लिखे हुए 4 पेजेस, उतना ही था, बस इसी को रिवाइज करना है, उसी में सब कुछ था। तो आपको अपना सिलेबस छोटा करते जाना है, बड़ा नहीं करना है, फैलाना नहीं है। आपको वाइड स्प्रेड रीडिंग करनी है, लेकिन जब आप सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में जाते हैं तब आपको छोटा करना है, फोर्थ रिवीजन में और छोटा होना चाहिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रहे। और बाकी तो आप लोग आपके हिसाब से, आपके राइटिंग मेथड के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो इस तरीके से आपको
सिलेबस को कम से कम 4 बार पढ़ना है और किसी 2 चीज़ों से दो जगह से एक चीज़ को नहीं पढ़ना है। और जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर आप पढ़िए, लेकिन जहाँ पर आपके लिए जो टफ टॉपिक्स है वहाँ पे आपने स्टैंडर्ड बुक पकड़ लेनी है। वहाँ पे घटिया बुक में पकड़ लेगा, मतलब नहीं समझ में आ तो घटिया कम पढ़ना है, लेकिन अच्छी बुक से पढ़ना है। लेकिन सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन आपको जब जो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप डिटेल में पढ़े करने क्या बात है। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स को नहीं समझ में आ रही तो वो दक्षिण सुंदर क्या पढ़ेगा, वो क्या करने वाला उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको तो एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। केवल जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का होगा वो पढ़ सकता है। और दूसरा, किताबें जब आप लोग फाइनल कर रहे हैं तो 2 किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि सबसे जरूरी है, उसको तो नहीं छोड़ना है। उसके अलावा बुक भी पढ़ सकते हैं आप। तो उसमें सबसे पहले किताब है इंडिया बुक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, और दूसरा किताब है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करता है। दोनों किताब एनुअली आती है, हर साल आती है। तो जो साल आप तैयारी कर रहे हैं वो साल में पढ़िए। इंडिया बुक जो रहती है सेम ही रहती है हर साल, कभी पुरानी वाली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है वो बहुत चेंज होकर आता है। तो इंडिया बुक और इकोनॉमिक सर्वे ऐसी 2 किताबें हैं जिससे आपका 60% ऑफ द पेपर आता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 60% ऑफ द पेपर 2 बुक में से आता है और 100% आता ही आता है, गारंटी के साथ आता है। लेकिन फिर भी कितने बच्चे पढ़ते होंगे, कितने बच्चे पढ़ते होंगे? 5% भी नहीं पढ़ता। इतनी भी चीज लोगों को नहीं समझ आती है। तो इंडिया बुक और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इंडिया बुक और इकोनॉमिक सर्वे कौन से साल से लोग पढ़ते आ रहे हैं जो सेलेक्ट हो गए? 1960 से। 1960 से एग्जाम, मतलब एग्जाम तो उससे पहले से चल रहा है, लेकिन 1960 से लोग इंडिया बुक और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते आ रहे हैं और सेलेक्ट होते आ रहे हैं। जो लोग आप रिटायर भी हो गए, सर्विस पूरी कर भी लिए, वो भी बोलेंगे कि हमने ये 2 किताब पढ़ी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम में, जब इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, अकेडमी है, बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाने के सोर्सेज हैं, यूट्यूब वीडियोज है, तो ऐसे टाइम में हम लोग बेसिक ही भूल गए। तो बेसिक नहीं भूल जाना है। तो बेसिक में आपको इंडिया बुक और इकोनॉमिक सर्वे और ऑफकोर्स जो बाकी बुक्स हैं उनमें एनसीईआरटी बेसिक है, वो तो पढ़ना ही पड़ना है। और अगर समय बच रहा है, अभी बचेगा ही नहीं समय, क्योंकि बहुत कम समय बच रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो भी अगर आप किसी वीडियो वगैरह देख के करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, कॉन्फिडेंस आपका नीचे गिर जाएगा। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिराना। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया बुक तो आप पढ़े ही पढ़िए, और कम से कम 4 बार। साथ में आप एनसीईआरटी तो बाकी बुक आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, लेकिन इनको पढ़ने के साथ साथ जो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है वो आप इनको पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र में जो भी लिखा हुआ आता है वो इसी का ही कॉपी पेस्ट है इंडिया बुक का। इंडिया बुक का एक टॉपिक निकाल के डिटेल में वो लोग लिख देते हैं। तो अगर आपने इंडिया बुक एक बार पढ़ ली है और फिर आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, तो योजना कुरुक्षेत्र आपको 1 ही घंटा लगेगा पढ़ने में, एक मैगजीन को पढ़ने में 1 घंटे की 1 घंटा, बस ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और नहीं लगना चाहिए, अगर आपको लग रहा है मतलब आपने इंडिया बुक नहीं पढ़ी तो इंडिया बुक पढ़ लेना। और इंडिया बुक आपने पढ़ लिया, इसका टेस्ट है कि योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने में 1 घंटा लगता है। पूरा महीने का मैगजीन बता रहा हूँ, एक आर्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, पूरा मैगजीन पढ़। और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, उसका टेस्ट क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे समझ में आ गया। इकोनॉमिक सर्वे समझ में आ गया मतलब आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लिया। ये 2 चीज़ें आप पढ़िए। और साथ में ही न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग में आपने जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप न्यूज़पेपर में सर्च कीजिए और पढ़िए। जो सिलेबस में नहीं है वो छोड़ दीजिए, जो सिलेबस में है वो पढ़िए। और न्यूज़पेपर को रिवाइज करना भी जरूरी है, केवल एक बार पढ़ के उसको फेंकना नहीं है, उसको रिवाइज करना। और रिवाइज इतनी बार करना है कि पूरा आपके पूरे ध्यान में बैठ जाए। कैसे रिवाइज करना है? हर 15 दिन में। अगर आपने 15 दिन का पढ़ा है
आपने मान लीजिए 15 दिन की तैयारी चालू, 15 दिन ही हुआ तैयारी चालू करके, 15 दिन का रिवाइज करना है। फिर महीने भर बाद पूरे महीने का करना है, फिर 1.5 महीने बाद पूरे 1.5 महीने का, 2 महीने बाद पूरे 2 महीने का, ऐसे करते करते हर 15 दिन बाद पूरा पुराना रिवाइज करना है। उसके लिए अगर आप ये प्रिंट कॉपी से पढ़ रहे हैं, जो प्रिंट न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका कटिंग रखना पड़ेगा, और कटिंग को अलग अलग सब्जेक्ट के बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी की न्यूज़ अलग, हिस्ट्री की न्यूज़ अलग, कल्चर की न्यूज़ अलग, जोग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, साइंस की अलग, इंटरनल सिक्योरिटी की अलग, एग्रीकल्चर की अलग, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपके इंडिया यूएस, इंडिया यूरोप, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया साउथ अमेरिका, इंडिया अफ्रीका, ऐसे अलग 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 करके ऐसे 10-15 आपको साइंस बनाना पड़ेगा। और उसमें आपका जैसे आज का जो आपने मान लीजिए 4 आर्टिकल पढ़े इंपॉर्टेंट आज के डेट में, तो वो उनकी फाइल में चिपका के आपको रखना पड़ेगा, वो भी डेट वाइज, ऊपर डेट लिखनी पड़ेगी आज की डेट है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज। और फिर 15 दिन में आपको रिवाइज करना है, 15-15 दिन में। और इससे क्या फायदा होता है, इससे एकदम मैजिकल चीज होती है। मैजिकल चीज ऐसी होती है कि 3-4 महीने बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरे को इतनी नॉलेज आ गई। इसमें इतना मैजिकल चीज होती है कि आप जब 15 दिन में रिवाइज करते हैं, फिर 15 दिन में रिवाइज करते हैं, तो आपको एक पैटर्न मिलता है, पूरे न्यूज में पैटर्न चलना होता है। एक न्यूज फिर रिपीट होती है, फिर रिपीट होती है, फिर रिपीट होती है, और न्यूज ग्रो होती है, एक न्यूज से दूसरी न्यूज, दूसरी न्यूज, तीसरी न्यूज। और जब आप उसको रिवाइज करते हैं, तो फिर आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम पीरियड है, शुरू मान लीजिए आपको 3 घंटे लग रहा है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, तो आपको जब आप रिवाइज कर रहे हो फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आज का, मतलब 3 महीने का रिवाइज करके आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि चीज़ पहले क्या है, तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। जो वर्ड, जो वोकैबुलरी यूज हुआ है वो रिपीट यूज हो रहा है, और साथ में आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या न्यूज आने वाली, या फिर अगर कोई फॉरेन रिलेशन होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाने वाले हैं, तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि वहाँ की ये बातें होंगी, क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई है, आप पहले के आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं, किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने एडिटोरियल में लिखा होगा कि भाई ये जाएंगे तो ऐसा बोला जाएगा, या जब पिछली बार गए थे तो क्या बातचीत हुई थी। तो अब जब नए जाएंगे तो आप न्यूज़ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हैपनिंग भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ मैजिकल चीज़ है कि आप जब हर 15 की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप आने वाली फ्यूचर में क्या न्यूज़ आने वाली है वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और साथ में ही आपके जो क्वेश्चन हैं, वो अगर आपने पूरी तरीके से नहीं भी पढ़ा है तो उसका आंसर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको पूरा लिंक करके पढ़ रहे हैं। और लिंक करके जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1-2 चीज़ों का। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो इमीडिएटली उसका बुक से उठा के पढ़ लेना चाहिए, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा, अगर वर्ड समझ में आ रहा है, तो सॉरी नहीं समझ में आ रहा हो, बुक में नहीं है, तो इंटरनेट से पढ़ लेना चाहिए, और इंटरनेट से पढ़ के उसका छोटा सा नोट बना के उसके साथ में स्टेपल करके रखना चाहिए, या फिर बुक से पढ़ के उसका लिख के उसके साथ में पढ़ना चाहिए, और उसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। और अगर कोई इंटरनेट से पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर अगर नेट से पढ़ रहा है, या आईपैड से पढ़ रहा है, या जो भी उसको मतलब डिवाइस में पढ़ रहा है, तो वो अपना उसके अकॉर्डिंगली जैसे अपना फोल्डर बना के वो भी डेट वाइज सेव करके रख सकता है, अगर वो इधर टेक्स्ट हैवी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर टेक्स्ट हैवी नहीं है तो पहले उसमें प्रिंट वाले वर्जन पे ही जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि अभी आप आईपैड खरीदेंगे और अभी आप शुरू करेंगे, वैसा मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने जिंदगी भर प्रिंट से पढ़ा है तो इसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अगर आप पहले से 5-6 साल से ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने के हैबिट में है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ने में आपको स्ट्रेस आता है, आपका फोकस कम रहता है ऑनलाइन पढ़ने में, तो वो हिसाब से आप लोग कीजिए। साथ में ही जो आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग एस्से राइटिंग कीजिए। और एस्से राइटिंग आपने कम से कम हर 15 दिन में एक एस्से पे आपने एस्से लिखना चाहिए, और वो एस्से जो है वो उस 15 दिन में जो मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है उसके ऊपर आपने लिखना है। इसके लिए आपका द हिंदू की फ्रंटलाइन मैगजीन आती है, और फ्रंटलाइन मैगजीन में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है जो कि करंट का टॉपिक है, और उसके ऊपर एक आर्टिकल रहता है 7 से 8 पेजेस का,
और फिर उसी टॉपिक पर अलग अलग राइटर्स ने, ऑथर्स ने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे होते हैं, एक एक 2-2 पेजेस से। मतलब पूरा जो 40-50 पेजेस की जो मैगजीन होती है वो एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रही होती है। तो आपने उसको पहले पढ़ना चाहिए। आप 15 दिन में आती है तो नोट बनाने चाहिए फास्ट एकदम 3 घंटे में, प्लस थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्च करके, थोड़ा बहुत आपने बुक सर्च करके पॉइंट्स आपने बना लेने चाहिए बहुत सारे। और फिर उसके बाद 3 घंटे का आपने एक ऐसे लिखना चाहिए। और वो ऐसे चाहे वो 8000 वर्ड का जाए, 9000 वर्ड का जाए, चाहे 10,000 वर्ड का जाए, लेकिन आपने वो ऐसे लिखना चाहिए। और ऐसे लिखते समय फ्रंटलाइन में कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, कैसे कंक्लूजन लिखा है, कैसे पूरी बॉडी है उसके आर्टिकल की, क्या क्या चीज़ें कवर की है, कौन से डायमेंशन कवर किए, इंटरनेशनल डायमेंशन कवर किया है, हिस्ट्री कवर की है, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, पॉलिसीज कवर की है। तो उसने किस प्रकार से लिखा है वो आपने इमिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए, कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए, उसका टोन, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग। और फिर आपने एक बार देख लिया, फिर आप खुद से लिखें। और ऐसे ही हर 15 दिन में करना चाहिए। तो इससे आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है। फ्रंटलाइन को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भी स्टैंडर्ड एक अच्छे राइटर का हो जाता है। और साथ में आंसर राइटिंग के लिए लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपने घर बैठे सॉल्व करना है। तो लास्ट 35 ईयर्स तक के क्वेश्चन पेपर अमेजोन पे अवेलेबल रहते हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की। तो वो पूरा जनरल स्टडीज का, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और हिंदी और ये जो भी आपका कंपलसरी रहता है, इंग्लिश और मराठी, हिंदी जो भी आप ले रहे हैं, तो वो आपने पूरा खुद से लिखना चाहिए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व आंसर नहीं लिखना चाहिए और खुद से लिखना चाहिए। अराउंड 3 से 4 महीने लगते हैं उसमें ये पूरा करने में। प्लस आप ऐसे अगर हर 15 दिन में लिख रहे हैं तो मोर और लेस आपका आंसर राइटिंग इसमें कंप्लीट हो जाए। आंसर राइटिंग में आपका जो टेंशन रहता है कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं नॉलेज तो है लेकिन मैं लिखूंगा कैसे, तो ये मोर और लेस आप ऐसे राइटिंग हर 15 दिन में कीजिए और लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सब लिखिए, आपका मोर और लेस खत्म हो जाएगा। फिर भी मन में अगर डाउट रह जाए, कॉन्फिडेंस ना बचे, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर आंसर राइटिंग में। उसके आप क्या कहते हैं, जो प्रीलिम खत्म होने और मेंस चालू होने से पहले जो 3 महीने बचते हैं, उसमें 3 महीने की आप मेंस की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, तो आपका वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और साथ ही में एक जो लास्ट चीज़ रहती है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे पहले मेरा ये मानना रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, अगर उससे कोइंसाइड कर रहा है तो आपने सबसे पहले उसी को चूज कर सकती है, अगर आप उसमें अच्छे हैं। और उसमें 3 प्रकार के सब्जेक्ट रहते हैं, तो साइंस बेस्ड रहते हैं, सोशल साइंस बेस्ड रहते हैं और लिटरेचर बेस्ड रहते हैं। और अभी का जो पैटर्न चल रहा है, तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो ईजी लगता है कि भाई ईजी है, जनरल स्टडीज इसमें कवर हो रहा है, जनरल स्टडीज का बहुत सारा पार्ट कवर हो रहा है। लेकिन सोशल साइंस में जनरली मार्क्स नहीं आते, ईजी लगता है फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी आते हैं। साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत अच्छा होना जरूरी है, पूरे 5 साल का बैचलर और मास्टर का कोर्स एक ही दिन में आपको वहाँ जाके लिखना है और परफेक्ट लिखना है। परफेक्ट लिखने पे 100% मार्क्स मिलते हैं और नहीं तो 0 मार्क्स मिलते हैं। तो साइंस में ये प्रॉब्लम है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं और नहीं तो फिर एकदम ही 0 भी आते हैं उसमें। तो वो उसमें कॉन्फिडेंस लाना बहुत थोड़ा टफ है, कॉन्फिडेंस लाना। और लिटरेचर सब्जेक्ट जो है वो बीच के इसमें है कि लिटरेचर सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो भी लिमिटेड है, आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन सोशल साइंस की तरह नहीं आते इसमें। और मार्क्स भी आपको जरूरी नहीं है कि पूरा परफेक्ट लिखा तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो जो लोगों का अगर सब्जेक्ट नहीं है इसमें, जो आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और वैसा सब्जेक्ट अगर यूपीएससी में नहीं है, तो मुझे लगता है कि लिटरेचर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की है, लिटरेचर लेना लेकर एक आपका इजीली कम एफर्ट में
एडिक्शन हो सकता है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ। और अगर किसी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं।